देखिए, ये सिद्धांत बोलता क्या है कि ये हमेशा जो रहेगा वो पूर्ण रोजगार, अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार ही पाया जाएगा। इसका कारण जेबीसी अच्छा से बताए हैं। बस याद रखना है कि यहाँ पर क्या रहेगा, पूर्ण रोजगार रहेगा। ये पूर्ण रोजगार कब रहेगा? वो रहेगा दीर्घकाल की मान्यता लिया गया, मतलब दीर्घकाल में हमेशा क्या रहेगा, पूर्ण रोजगार रहेगा। लेकिन बोला गया है कि पूर्ण रोजगार के रहते हुए भी दो प्रकार का बेरोजगारी हो सकता है। ये पहले भी पढ़ाए हैं। कौन कौन सा बेरोजगारी, इसलिए ग्रीन कलर से लिख दे रहे हैं। पूर्ण रोजगार की स्थिति, पूर्ण रोजगार की स्थिति में दो ठो बेरोजगारी पाया जा सकता है, ठीक है। पूर्ण रोजगार की स्थिति में वो बताए थे, संरचनात्मक एवं घर्षणात्मक बेरोजगारी बेरोजगारी पाई जा सकती है। परंतु ये क्या होगा, अल्पकालीन होगा। परंतु यह अल्पकालीन, बहुत कम समय के लिए रहेगा, अल्पकालीन होगा, ठीक है। ये क्या रहेगा, अल्पकालीन होगा, जो कि स्वतः, ये अपने आप स्वतः दूर हो जाएगी, दूर हो जाती है। यहाँ तो बात किया गया है दीर्घकाल की, बात किया है कि दीर्घकाल में हमेशा क्या रहेगा, पूर्ण रोजगार रहेगा। लेकिन पूर्ण रोजगार की स्थिति होते हुए भी, पूर्ण रोजगार मतलब सभी कोई को रोजगार मिल चुका है, ऐसी स्थिति में भी दो प्रकार की बेरोजगारी विद्यमान हो सकती है अर्थव्यवस्था में। कौन कौन सा, तो बताए हैं पहले भी, संरचनात्मक बेरोजगारी और घर्षणात्मक बेरोजगारी। ये बताया हुआ है कि घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होता है, संरचनात्मक बेरोजगारी चैप्टर खोलिए, जिसमें संरचना परिवर्तन होता है, जिसके कारण लोग बेरोजगार हो जाते हैं, स्किल्स की कमी आ जाती है, तकनीकी परिवर्तन आ जाता है। घर्षणात्मक, एक नौकरी को छोड़कर दूसरे नौकरी की तलाश में जब करता है तो थोड़ा देर के लिए वो क्या रहेगा, बेरोजगार रहता है, उसको घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। ये पाई जा सकती है, लेकिन ये क्या रहेगा, अल्पकालीन होगा, जो कि स्वतः दूर हो जाएगा। इसलिए बोला गया है कि यहाँ पर हमेशा क्या रहेगा, पूर्ण रोजगार पाया जाएगा। तो बुक में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि यहाँ पर दो प्रकार की बेरोजगारी पाई जा सकती है, संरचनात्मक और घर्षणात्मक, क्योंकि यह पूर्ण रोजगार में यही दो बेरोजगारी है जो कि विद्यमान हो सकती है, लेकिन ये स्वतः ही, इस सिद्धांत के अनुसार ये स्वतः ही दूर हो जाएगा, ये अल्पकालीन होगा, ठीक ना। तो ये आपको पॉइंट को याद रखना है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर बोला गया है, ये अर्थशास्त्री बोलते हैं इन लोग, तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार, प्रतिष्ठित, यहाँ कोई डायग्राम वैसा नहीं है, इसलिए अर्थशास्त्रियों के अनुसार, अर्थशास्त्रियों के अनुसार, ठीक है, पूर्ण रोजगार एक सामान्य स्थिति है। पूर्ण रोजगार एक सामान्य स्थिति है, एक सामान्य स्थिति है, यह हमेशा रहेगा, सामान्य स्थिति है। पूर्ण रोजगार हमेशा रहेगा, ये सामान्य, एक अर्थव्यवस्था के लिए एक सामान्य स्थिति है, ऐसे, ठीक है। तथा बेरोजगारी, तथा बेरोजगारी बेरोजगारी विशेष स्थिति है, विशेष स्थिति है। विशेष स्थिति इसलिए बोल रहा है कि बेरोजगारी आ सकती है। तो किस तरह का बेरोजगारी आ सकती है, संरचनात्मक एवं घर्षणात्मक बेरोजगारी आ सकती है, लेकिन वो एक विशेष स्थिति है, वो स्वतः ही अपने आप समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मांग और पूर्ति की शक्तियां काम कर रही है। ऐसी स्थिति में एक नौकरी को छोड़कर दूसरा जॉब पकड़ने के लिए जाता है, तो ऐसी स्थिति में बेरोजगारी आ सकती है, थोड़े समय के लिए, अल्पकालीन हो सकता है, लेकिन वो स्वतः दूर हो जाएगा। इसीलिए बोला गया है कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार पूर्ण रोजगार एक सामान्य स्थिति है, एक नॉर्मल है कि पूर्ण रोजगार हमेशा रहेगा, लेकिन बेरोजगारी विशेष स्थिति है, विशेष स्थिति में आ सकती है। वो कैसा बेरोजगारी, संरचनात्मक एवं घर्षणात्मक बेरोजगारी आ सकती है, लेकिन वो स्वतः ही खत्म हो जाएगी। चौथा पॉइंट आपको याद रखना है, चौथा नंबर, यह सिद्धांत, और एक बार लिख दे रहे हैं, यह सिद्धांत, क्योंकि इसको पूछता है ना, यह सिद्धांत हस्तक्षेप नीति, हस्तक्षेप
नीति, लेजिस फेयर जिसको कहते हैं, अहस्तक्षेप नीति पर आधारित है, पर आधारित है। हस्तक्षेप नीति पर आधारित है मतलब सरकार का कोई यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं होगा। ये खुद ब खुद पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है। मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा कीमत तंत्र काम करता है। अगर किसी कारण से डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई हो गया तो ये खुद ब खुद डिमांड बराबर सप्लाई अपने आप हो जाएगा, ना कि सरकार को इन्वॉल्व होना है यहाँ पर। ये लोग मान के चलते हैं ऐसा होता है करके। तो यहाँ पर याद रखना है कि यह हस्तक्षेप नीति पर आधारित है। तो लेजिस फेयर की नीति को किसने सबसे पहले बताया, तो इसीलिए एडम स्मिथ का नाम आता है हस्तक्षेप नीति। और परीक्षा वाणी का बुक पढ़िएगा तो इस नीति को किसने दिया, तो सेरा, एक नाम आता है देखिएगा, आप लोग कभी पढ़ेंगे तो सेरा ने दिया है करके, ये याद है हमको सेरा, शेर का नाम से। लेकिन अगर एडम स्मिथ लिखेगा कि हस्तक्षेप नीति को किसने बताया, किसने दर्शाया, किसने पहले बताया है, तो एडम स्मिथ ने बताया हस्तक्षेप नीति की। सरकार का कोई इन्वॉल्व यहाँ पर नहीं रहेगा, आधारित है। तथा तथा सरकारी हस्तक्षेप से इनसे असंतुलन उत्पन्न हो सकती है, बोलता है, से असंतुलन, अर्थव्यवस्था जो होगा असंतुलन पैदा हो सकती है, पैदा हो होती है। ठीक है, उनका कहना है कि अगर हस्तक्षेप किया जाएगा तो अर्थव्यवस्था जो संतुलन है वो असंतुलन हो जाएगा। इसीलिए मांग और पूर्ति की जो शक्तियां पाई जा रही है वो हमेशा क्या रहेगा, संतुलन में रखेगा। अगर सरकारी हस्तक्षेप होता है तो असंतुलन आ जाएगा, ऐसा उन लोगों का मानना था। तो ये हो गया मुख्य बातों में कि यहाँ पर हस्तक्षेप नीति लागू होता है, कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, सरकार इन्वॉल्व नहीं करेगी कि डिमांड को बढ़ाना है, सप्लाई बढ़ाना है, कुछ नहीं, वो कोई सब्सिडी नहीं देगा, कोई टैक्स कुछ यहाँ पर काम नहीं करेगा। ये हो गया। लास्ट जो है 5वां नंबर, इसका मुख्य आधार जो है, इस सिद्धांत का मुख्य आधार, इस सिद्धांत मतलब प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत, इस सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है, मुख्य आधार जेबी से का बाजार नियम है, बाजार नियम है। ठीक है, इस सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है, जेबी से का बाजार नियम है। तो जेबी से ने एक बाजार नियम दिया हुआ है, तो ये सिद्धांत जो भी है उसका बेस जो है, आधार जो है, जेबी से का बाजार नियम है। अगर आपको पूछा जाएगा प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत का आधार कौन क्या है, केन्स का नियम है, जेबीसे का आधार बाजार नियम है, तो जेबीसे का ही मुख्य रोल है। जेबीसे ने जो चीज बताया था उसी के आधार पर ये सारा काम होता है यहाँ पर। तो जेबीसे का बहुत बड़ा रोल है इसमें, याद रखिएगा। इसीलिए क्वेश्चन जेबीसे से ही पूछता है। तो हम लोग जो पढ़े, अब यहाँ से आगे हम लोग बढ़ेंगे, जेबीसे ने क्या कहा था, क्या नहीं कहा था, सारा चीज को पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे जेबीसे से। तो यहाँ पर मुख्य मुख्य बातों को हम लोग क्या क्या सीखेंगे, एकदम कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाना चाहिए। देखिए, पहला तो आपको जानना क्या है प्रतिष्ठित रोजगार का सिद्धांत में, कि अर्थव्यवस्था में हमेशा क्या रहेगा, पूर्ण रोजगार रहेगा, पूर्ण रोजगार। और ये जो सिद्धांत हो दीर्घकाल पर आधारित है, दीर्घकाल पर आधारित है, दीर्घकाल पर आधारित है, ये चीज हम लोग देखें। ठीक है, यहाँ पर कोई अहस्तक्षेप नीति लागू होता है, अहस्तक्षेप नीति लागू होगा। ठीक है, ये चीज देखें। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर लागू होगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर लागू होता है, अर्थव्यवस्था पर लागू होता है। पर ये तीसरा चीज कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर ये लागू होगा। नेक्स्ट है कि हमेशा पूर्ण रोजगार पाया जाएगा। ये इसका आधार जो है, ये सिद्धांत का आधार जो है वो है जेबीसे का बाजार नियम, जेबीसे का बाजार नियम इसका आधार है, बाजार नियम। इस सिद्धांत का पूरा जो है आधार जो है, उसका बेस जो है, न्यू बोल सकते हैं, जेबीसे का बाजार नियम पर ही आधारित है। ठीक है, तो यहाँ पर इतना सारा बात इसका मुख्य था, ये लोग इसी पर चर्चा किया है कि हमेशा अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार ही बना रहेगा। पूर्ण रोजगार के बाद जो होगा, मान लीजिए कि
अल्प बेरोजगारी, यहाँ कुछ बेरोजगारी का नामो निशान नहीं होगा। अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार होता है, याद रखना। पूर्ण रोजगार तो मीन्स पूर्ण रोजगार। ऐसा अगर बोल भी दे कि इस सिद्धांत में बेरोजगारी पाई जाएगी, नहीं, पूर्ण रोजगार रहेगा, मीन्स पूर्ण रोजगार। हाँ, दो रोजगार ऐसा, बेरोजगारी ऐसा है जो हो सकता है लेकिन वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ये दीर्घकाल की मान्यता पर आधारित है। अब इसका आधार जो है जेबिसे का नियम है। अब जेबिसे ने क्या कहा था, यहां पर हम लोग देखेंगे जेबिसे, जे बी से लिख देते हैं, का बाजार नियम क्या कहता है, बाजार नियम देखिए, जेबीसे का बाजार नियम जो है वो कहता है, इसी पॉइंट को याद रखिएगा, पूर्ति स्वयं, पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है, मांग का सृजन करती है, सृजन करती है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे सप्लाई क्रिएट्स ऑन डिमांड। सप्लाई जो है, पूर्ति जो है वो मांग का स्वयं सृजन करती है, मतलब हम जितना सप्लाई करेंगे उतना ही मांग होगा। तो पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है। और एक इसका वर्ड में बोला जाता है, लोग इसमें कंफ्यूजन करते हैं, ठीक है, इसी को कहीं कहीं लिख देगा, याद रखना है, उत्पादन ही, उत्पादन ही वस्तुओं के लिए, वस्तुओं के लिए बाजार उत्पन्न करती है, बाजार उत्पन्न करती है। ये दोनों सेम है। अगर बोला जाएगा कि जेबीसे का बाजार नियम का अर्थ है उत्पादन ही वस्तुओं के लिए बाजार उत्पन्न करती है, यानी कि ये सही बात बोल रहा है, यानी कि पूर्ति ही स्वयं मांग का सृजन करती है, या फिर उत्पादन ही वस्तुओं के लिए बाजार उत्पन्न करती है, जितना उत्पादन करेंगे उसी का बाजार होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसी से क्वेश्चन पूछेगा, इसको याद रखिएगा, घुमा फिरा के पूछेगा। मांग स्वयं पूर्ति का सृजन नहीं होगा, पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करेगा। इसका अर्थ पूछेगा, इसका अर्थ यह हुआ कि, इसका अर्थ यह हुआ कि अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में सर्वदा, सर्वदा पूर्ण रोजगार बनी रहेगी, पूर्ण रोजगार बनी रहेगी, बनी रहेगी। कोई बोल दे कि पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है, इसका क्या अर्थ हुआ, तो बोलना है कि अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार बना रहेगा। कैसे इसको समझना है अब हम लोगों को, कि पूर्ति स्वयं मांग का सृजन कर रही है, इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार बना रहेगा। इसको समझने के लिए अगर हम लोग बोले कि मान लीजिए कि एक उद्योग है, यहां पर वस्तु का पूर्ति हो रहा है, पूर्ति अगर हम लोग 1000 के बराबर, रुपया के बराबर पूर्ति हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर कितने लोग काम कर रहे हैं, तो 5 लोग काम कर रहे हैं, मान लीजिए 3 लोग ही काम कर रहे हैं। अगर 3 में से एक भी निकल जाएगा तो बेरोजगार हो जाएगा, और तीनों काम कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे पूर्ण रोजगार हो रहा है। तो पूर्ति हुआ। अब यही पूर्ति, इतना ही मांग करने वाला लोग जो है, जितना भी मांग करे, वो 1000 रुपया का ही मांग हो रहा है। इधर डिमांड भी, मान लीजिए कि वस्तु को अगर हम लोग देखेंगे तो मान लीजिए 20 वस्तु का उत्पादन हो रहा है, और इधर 20 का ही मांग हो रहा है, 20 वस्तु का मांग हो रहा है। तो जितना उत्पादन हो रहा है उतना ही मांग हो रहा है। अगर इसको करते कि यहाँ पर 20 वस्तु का उत्पादन हो रहा है और मांग मात्र 10 का हो रहा है, तो यहाँ पर 10 ठो वस्तु मेरा एक्स्ट्रा हो जाता है। तो बोलता है, अब उत्पादन करने वाला बोलता है कि यहाँ पर तो डिमांड तो घट गया है, 10 ही मांग रहा है, एक ठो को निकाल देते हैं, झूठो ना, हम लोग 20 वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, हम लोग 2 ही आदमी को रखेंगे, और क्योंकि डिमांड जो हो रहा है वो 10 के बराबर हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में बेरोजगारी आ जाता है। तो अब जितना उत्पादन कर रहा है उतना ही डिमांड हो जा रहा है, यही डिमांड हो जा रहा है। तो इसका मतलब तीनों काम करता ही रहेगा। मान लीजिए कि अगर ये 20 वस्तु का उत्पादन कर रहा है 3 ठो मिलके, और इधर डिमांड घट के 15 वस्तु हो जाए,
तो 5 वस्तु तो एक्स्ट्रा उत्पादन कर रहा है, तो बोलेगा कि एक ठो को हटाओ, 2 ठो से ही हम लोग काम करवाएंगे, 15 ठो कर लेगा ये दोनों मिलके, तो एक ठो बेरोजगार हो जाएगा इस स्थिति में। मतलब जितना उत्पादन हो रहा है उतना ही डिमांड हो रहा है, यानी कि पूर्ति स्वयं मांग का सृजन कर ले रही है, जितना ये पूर्ति हो रहा है उतना ही डिमांड हो जा रहा है। ठीक है, मतलब ये अर्थशास्त्री पूर्ति साइड पर ज्यादा जोर देते थे, मांग साइड पर जोर नहीं देते थे। वही केन्स आएंगे तो बोलेंगे मांग साइड पर ज्यादा जोर देंगे कि मेरे अनुसार काम कीजिए, कि लोग को 20 का डिमांड हो रहा है तो आप 20 उत्पादन कीजिए, 30 का मांग हो रहा है तो 30 ही। लेकिन ये अर्थशास्त्री लोग बोल रहे हैं कि 20 उत्पादन कर रहे हैं तो 20 का ही डिमांड होगा मेरा। पूर्ति स्वयं मांग का सृजन कर ले रहा है, इसी कारण से यहाँ पर सब रोजगार में रहेगा, कोई हटेगा नहीं। तो बेरोजगारी कब आ सकती थी, सोचिए यहाँ पर फिर से बढ़िया से सोचिएगा। ठीक है, बेरोजगारी कब आ सकता है? मान लीजिए कि यहाँ पर ये लोग पूर्ति करने वाला, उत्पादन करने वाला 4 व्यक्ति है, चारों मिल के वस्तु के रूप में हम समझा रहे हैं कि 50 वस्तु का उत्पादन कर रहा है। अब ये पूर्ति के अनुसार ही बोल रहा है कि मांग होता है, तो 50 वस्तु का ही मांग हो जाएगा, चाहे जितना व्यक्ति लोग काम करें, मांग हो रहा है 85 ही वस्तु का डिमांड कर ले रहा है। तो ये चारों व्यक्ति काम में लगा रहेगा। बेरोजगारी कब आता? जब यहाँ पर मांग 50 के बराबर नहीं होता, मांग मान कर लीजिए कि 25 ही वस्तु का मांग होता, मांग 25 ही वस्तु का होता, तो यहाँ पर जो काम करने वाला व्यक्ति क्या करता, काम करवा रहा है जो जिसका उद्योग है, बोलता है कि 2 ठो को हम निकाल देंगे, क्योंकि 2 व्यक्ति 25 ठो तो उत्पादन कर ही लेगा। 50 चारों मिलके 50 कर रहा था, अब इधर डिमांड तो मेरा घट गया है, तो 2 को निकाल देता काम से। तो अब ये 2 लोग क्या हो जाते, बेरोजगार हो जाते। तो ऐसी स्थिति में बेरोजगारी आ जाती। लेकिन ये सिद्धांत बोलता है कि पूर्ति स्वयं मांग का सृजन कर रही है, जितना उत्पादन कर रहे हैं उतना का डिमांड कर ले रहा है, जिसके कारण से कोई बेरोजगारी यहाँ नहीं होगी, सब पूर्ण रोजगार रहेगा, सबको रोजगार मिला हुआ रहेगा। इसका अर्थ ऐसा है। कहीं कहीं बुक में आपको समझाने के लिए ऐसा लिखा रहता है, उसको भी बता दे रहे हैं। बुक में लिख देता है क्या, बढ़िया से इसको समझाएगा तो यहाँ पर करेगा कि यहाँ से जो कुल पूर्ति जो हो रहा है, कुल पूर्ति रुपया के रूप में समझा, तो 1000 रुपया के बराबर का पूर्ति हो रहा है। यहाँ जो व्यक्ति काम कर रहा था उसको आय जो होगा वो 1000 रुपया के बराबर इनकम मिलेगा। यहाँ काम करने वाला व्यक्ति को 1000 रुपया के बराबर, मतलब ये 1000 रुपया उस जो आय होगा चारों व्यक्ति में बट जाएगा। 4 गो व्यक्ति काम कर रहा था तो कुल पूर्ति हुआ 1000 रुपया का, तो 1000 रुपया यहाँ पर आया, 1000 रुपया को क्या किया, चारों व्यक्ति में बांट दिया, मतलब इनकम 1000 रुपया हो गया। अब ये इनकम सारा ये 1000 रुपया को ले लेगा, ऐसा कहने का अर्थ हो रहा है कि जितना यहाँ पर पूर्ति की 1000 रुपया के बराबर कुल पूर्ति। ठीक है, तो ये कुल पूर्ति, अब इसका इनकम देना पड़ेगा, तो 1000 रुपया इसको दिया, क्योंकि ये सिद्धांत बोलता है कि कोई भी लेबर को उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर ही क्या देना चाहिए, उसको श्रमिक देना चाहिए, यानी कि उसको मजदूरी देना चाहिए। मजदूरी दिया जाता है सीमांत उत्पादन के बराबर। तो सीमांत उत्पादन के बराबर मजदूरी देंगे तो आप 1000 रुपया के बराबर उत्पादन कर रहे हैं चारों का मिला के, तो 1000 रुपया के बराबर इसको वेतन भी दे देना होगा। अब वेतन 1000 रुपया इसको दे देगा तो 1000 रुपया के लोग इधर से खरीद लेगा, यानी कि बात तो बराबर हो जा रहा है। इसीलिए बोल रहा है कि पूर्ण रोजगार पाया जाता है। थोड़ा सा बता दे रहे हैं इस चीज को कि सीमांत उत्पादन के बराबर दिया जाता है, ये क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। मान लिया जाए कि एक व्यक्ति काम कर रहा है तो 10 केजी का उत्पादन कर रहा है। थोड़ा समझिएगा सीमांत उत्पादन क्या होता है ना, सीमांत उत्पादन, और किसी भी श्रमिक को उसके सीमांत उत्पादन के बराबर मजदूरी दिया जाता है। इकोनॉमिक्स में बोला जाता है कि उसको सीमांत उत्पादन के बराबर ही मजदूरी दिया जाना चाहिए। अगर आप सीमांत उत्पादन के बराबर मजदूरी नहीं देते हैं तो उसका शोषण हो रहा है। तो इकोनॉमिक्स में शोषण का अर्थ क्या है कि सीमांत उत्पादन के बराबर उसको मजदूरी ना मिलना ही उसका शोषण हो रहा है। यानी कि लात घुसा मार मार रहे, उसको डंडा से मार रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, वो शोषण नहीं होता है इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में हो रहा है कि कोई व्यक्ति को उसकी सीमांत उत्पादन के बराबर अगर आप मजदूरी नहीं देते हैं तो आप उसका शोषण कर रहे हैं। तो मान लीजिए एक व्यक्ति 10 केजी का उत्पादन करता है और एक व्यक्ति मिल गया यहाँ पर, तो ये मिल के आपका हो गया 30 केजी का उत्पादन। तो सेकेंड व्यक्ति के आने से कितना का उत्पादन में वृद्धि हुआ, तो 20 केजी का वृद्धि हुआ। तो ये सेकेंड व्यक्ति का सीमांत उत्पादन हम बोलेंगे कि 20 केजी है।
तो इस 20 केजी का वो मार्केट में मान लीजिए कि 10 रुपया प्रति केजी के हिसाब से चल रहा है रेट। तो 20 केजी को बेचेंगे तो ये हो जाएगा 200 रुपया। थोड़ा सा समझिएगा। तो इसका सीमांत उत्पादन क्या है? 20 केजी है। किसका? सेकेंड व्यक्ति का। सीमांत उत्पादन निकालना है कि पहला व्यक्ति जब काम कर रहा था 10 केजी, और एक ठो व्यक्ति मिला तो अब बढ़ के 30 केजी हो गया। तो सेकेंड व्यक्ति के आने से 20 केजी इंक्रीज हुआ। मतलब सेकेंड व्यक्ति का सीमांत उत्पादन कितना है बोला जाएगा तो 20 केजी। मतलब 20 केजी के बराबर, 20 केजी के बराबर उसको क्या मिलना चाहिए? मजदूरी मिलना चाहिए। मजदूरी मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। अगर इसके बराबर मजदूरी आप नहीं देते हैं तो आप उसका शोषण कर रहे हैं। तो सीमांत मजदूरी क्या हो गया इसका? 20 केजी के बराबर। अगर 10 रुपया रेट चल रहा है पर केजी तो उसका हो जाएगा 20 है 200 रुपया। तो उसको मजदूरी कितना मिलना चाहिए? 200 रुपया उसको मजदूरी देना होगा। ठीक है। तो सबों को सीमांत उत्पादन के बराबर अगर मजदूरी दे दिया जाए, ठीक है। एक होता है यूलर्स प्रमेय, हम लोग जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे, यूलर्स प्रमेय पढ़ना होता है, कोब डगलस में है कि अगर सीमांत उत्पादन के बराबर सभी मजदूर को दे दिया जाएगा ना, मान लिया जाए, थोड़ा सा समझिएगा इस जगह कि ये काम करवाने वाला है, दो ठो मजदूर को काम करवा रहा है इसको। अगर वो उत्पादन कर रहा है दोनों को मिला के 30 केजी, ठीक है। मान लीजिए कि ये 10 केजी और ये 20 केजी। पहला व्यक्ति 10 और दूसरा कितना? 20, और टोटल मिला के 30 केजी हो गया। अगर इसको 10 केजी के बराबर दे दिया जाए, 10 केजी इसको मजदूरी दे दिया जाए, इसको 20 केजी मजदूरी दे दिया जाए, तो इस व्यक्ति के पास क्या बचेगा? सोचिए तो, कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। बढ़िया से समझना है, नहीं तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। नहीं समझे? देखिए, सीमांत उत्पादन के बराबर ही मजदूरी दिया जाता है, इसको याद रखना है। मेरा आवाज आ रहा है ना? यस सर, आ रही यस आवाज। बस एक बात को याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स में किसी भी मजदूर को मजदूरी उसको उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर ही दिया जाना चाहिए। ये बात को याद रखना है। किसी को मजदूरी अगर देना है, ये मजदूर है और ये मालिक है, ठीक है, ये मालिक है। अगर इसको मजदूरी देना है तो इसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर ही पैसा देना है इसको, सीमांत उत्पादन के बराबर। ठीक है। मान लीजिए कि इसका सीमांत उत्पादन जो है वो 10 केजी है, और एक ठो व्यक्ति आया, ये काम करवाने वाला है, मालिक है ये, और एक ठो व्यक्ति आया तो ये लोग हो गया 2 ठो। तो कुल उत्पादन बढ़ के हो गया 30, तो सेकंड व्यक्ति का हो गया 20 केजी का सीमांत उत्पादन। तो कुल उत्पादन कितना हुआ मार्केट में? तो 30 केजी हुआ। ठीक है, 30 केजी का उत्पादन हुआ है। पहला व्यक्ति को 10 केजी के बराबर हमको दे देना है मजदूरी, दूसरा व्यक्ति को 20 केजी के बराबर दे देना है मजदूरी। टोटल हो रहा है 30 केजी। ठीक है। अब 30 केजी उत्पादन किया और 30 केजी में से 10 केजी के बराबर मजदूरी इसको दे दिए, 20 केजी के बराबर सेकेंड वाला को मजदूरी दे दिए। ठीक है, मतलब 20 केजी इसको दे दिए, समझिए पैसा के रूप में नहीं देखेंगे तो सेकेंड वाला को 20 केजी दे दिए, 10 केजी फर्स्ट वाला को दे दिए, क्योंकि ये 10 केजी के बराबर उत्पादन किया था। ये मालिक के पास कुछ बच रहा है क्या? नहीं बच तो रहा सर। कुछ नहीं बच रहा है, नहीं। यानी जीरो, कुछ नहीं। क्योंकि टोटल उत्पादन तो 30 केजी हुआ, मतलब मालिक बोल रहा है कि मेरा उत्पादन हो रहा है 30 केजी, लेकिन पहला वाला का सीमांत उत्पादन 10 था और दूसरा व्यक्ति का 20 था। इसको 10 के बराबर 10 केजी हमको मजदूरी दे देना है, क्योंकि सीमांत मजदूरी 10 केजी है। इसका 20 केजी है सीमांत मजदूरी दे देना है, 20 केजी दे देना है। कुल था 30 केजी। अगर इसको सीमांत उत्पादन के बराबर मजदूरी दे दिया जाएगा तो मालिक के पास कुछ नहीं बचेगा, शून्य बचेगा। इसीलिए बोला जाता है ना, इकोनॉमिक्स में फायदा कमाना है तो सीमांत उत्पादन से कम मजदूरी दीजिए। होटल वाला लोग बच्चा को काम करवाता है, बच्चा लोगों को काम कराता है, तो बच्चा लोग भी उतना ही काम करता है जितना बड़ा लोग काम करता है, प्लेट धोने वाला काम। तो इसको बच्चा को 50 रुपया देता है, वही बड़ा काम करता है तो बोलता है हम 250 रुपया लेंगे। तो सीमांत मजदूरी से कम दे रहा है, देखिए बच्चा को, तब जाकर उसको फायदा हो रहा है।
और अर्थशास्त्र बोलता है कि सीमांत उत्पादन के बराबर देना चाहिए। तो यूलर्स प्रमेय बोलता है कि यूलर्स प्रमेय एक होता है इकोनॉमिक्स में, वहां बोला गया है कि अगर सीमांत उत्पादन के बराबर मजदूरी दे दिया जाएगा तो मालिक के पास कुछ नहीं बचेगा। तो मालिक को फायदा कमाना है तो क्या करना होगा, सीमांत उत्पादन से कम मजदूरी देना होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये सिद्धांत बोलता है कि पूर्ण रोजगार बना हुआ ही रहेगा कि आप 1000 उत्पादन किए, देखिए ऐसे करके किए थे कि 1000 के बराबर कुल पूर्ति हुआ। ठीक है, अब इधर मजदूरी लोगों को देना है तो 1000 रुपया मजदूरी भी दिया जा रहा है। ठीक है, मजदूरी भी तो 1000 रुपया दिया जा रहा है, क्योंकि सीमांत उत्पादन के बराबर दे रहे हैं तो इसके पास, मालिक के पास कुछ नहीं बचेगा। उत्पादन तो किया 1000 के बराबर, अब मजदूरी भी 1000 के बराबर होगा, क्योंकि सीमांत उत्पादन के बराबर मजदूरी देना है इकोनॉमिक्स में। अब क्या हुआ, 1000 रुपया मजदूरी हो रहा है तो ये सारा 1000 रुपया क्या करेगा, इस 1000 को ले लेगा, क्योंकि पास इनकम आ गया है 1000 रुपया के बराबर, और 1000 के बराबर पूर्ति हुआ है तो सब तो 1000 खत्म हो जाएगा मार्केट से। तो ऐसी स्थिति में पूर्ण रोजगार हमेशा बना ही रहेगा कि जितना पूर्ति किए उतना डिमांड हो जा रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि सीमांत उत्पादन के बराबर मजदूरी हम लोग दे रहे हैं यहाँ पर। तो अब मालिक की तरफ से देखिएगा तो इसको तो कुछ नहीं बचने वाला है, जीरो बचने वाला है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार क्यों पाया जा रहा है, क्योंकि पूर्ति स्वयं मांग का सृजन कर ले रही है। जितना उत्पादन हो रही है उतना डिमांड हो जा रहा है, तो पूर्ण रोजगार तो बना ही रहेगा, किसी को नौकरी से निकालने की आवश्यकता नहीं है, हमेशा पूर्ण रोजगार बना रहेगा। तो कोई पूछ देगा कि पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है, इसका क्या अर्थ है, तो आपको बोलना है इसका अर्थ यही है कि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी नहीं रहेगी, हमेशा पूर्ण रोजगार रहेगा। फिर पूछेगा कैसे बताओ, तो आपको बोलना है कि 1000 के बराबर पूर्ति किए और डिमांड भी 1000 के बराबर डिमांड हो जा रहा है, यानी कि सप्लाई बराबर डिमांड हो जा रहा है, तो पूर्ण रोजगार तो बना ही रहेगा हमेशा। बेरोजगारी कब आएगा, जब आपका सप्लाई अधिक हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगा, तब ना बेरोजगारी आएगा। सप्लाई बराबर डिमांड रहेगा तो बेरोजगारी नहीं, पूर्ण रोजगार बना ही रहेगा। लेकिन सप्लाई ज्यादा हो जाए, डिमांड कम हो जाए तो बेरोजगारी आएगी। अब इसका अंदर का चलिएगा कि काहे 1000 मिल रहा है जी, पूर्ति 1000 कर रहा है तो डिमांड भी 1000 क्यों हो रहा है, तो इसका एकदम अंदर तक जाइएगा तो आपको बोलना होगा यहाँ पर मजदूरों को मजदूरी जो दिया जा रहा है उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर दिया जा रहा है, इसलिए 1000 का पूर्ति किए तो उसको मजदूरी भी 1000 देना पड़ रहा है, दोनों मिलने के बराबर हो गया बात यहाँ पर। तो ये बहुत कॉन्सेप्ट नीचे का बात हुआ कि क्यों 1000 डिमांड सप्लाई कर रहे हैं तो डिमांड भी क्यों 1000 हो रहा है, क्योंकि उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर हम लोग मजदूरी दे देते हैं, तो यहाँ पर मालिक के पास कुछ नहीं बचता है यहाँ पर। ठीक है, तो यही चीज को आपको याद रखना है कि पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है। क्या है इसका क्या अर्थ होता है, तो आपको बोलना है कि अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार बना रहेगा। ठीक है, या फिर ये वर्ड को बोलेगा, उत्पादन ही वस्तुओं के लिए बाजार उत्पन्न करती है। मतलब उत्पादन मतलब पूर्ति, वस्तुओं के लिए बाजार उत्पन्न करती है मतलब वही मांग हो जाएगा, इसलिए ये वर्ड को भी लिखता है एग्जाम में। उत्पादन ही वस्तुओं के लिए बाजार सृजन करती है, उत्पन्न करती है, मतलब जेबीसी का नियम आ रहा है। इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ ये होगा कि अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार बना रहेगा। याद रखना इस बात को। तो घुमा के अगर बोलेगा कि मांग स्वयं पूर्ति का सृजन करती है तो वो हो गया केन्स तरफ चला जाएगा। इसको पलट देगा ना तो केन्स का बात आ जाएगा। केन्स एकदम जस्ट इसका अपोजिट बात कर दिए कि आप मांग के अनुसार चलिए, पूर्ति के अनुसार क्यों चल रहे हैं। खुद आप उत्पादन कर रहे हैं और डिमांड करवा दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता है करके केन्स का कहना है। इसलिए केन्स जब आएगा सिद्धांत तो वहां पर लिखेगा मांग स्वयं पूर्ति का सृजन करती है, पूर्ति का सृजन करती किसके अनुसार, तो ये हो जाएगा केन्स। लेकिन पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है तो ये जेबी से या क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के अनुसार हो गया। तो इसका थोड़ा सा हम लोग लिखेंगे मान्यताएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन को डालता है बार बार, ठीक ना, याद रहे। पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है, क्या हुआ, क्यों हुआ, ये सबको आपको जानना है अच्छा से। इस सिद्धांत की मान्यताएं लिख लेते हैं, मान्यता से भी क्वेश्चन पूछता है। किस किस सिद्धांत की मान्यताएं, तो क्लासिकल जो एम्प्लॉयमेंट थ्योरी है उसकी सिद्धांत की मान्यताएं।
तो ये जेबीसी के बाजार नियम पर आधारित है, इसीलिए बोला गया है कि हमेशा पूर्ण रोजगार पाया जाएगा, डिमांड बराबर सप्लाई होगा, ना कि लेस देन ग्रेटर देन डिमांड नहीं होगा। तो इसकी मान्यताएं थोड़ा सा लिखते हैं हम लोग। देखिए, मान्यताएं भी समझने वाला चीज है। मान्यताएं, ये सिद्धांत में क्या क्या मान्यताएं लिया गया है। मान्यताएं नंबर 1, ये है पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित। पूर्ण, चाहे जो भी बाजार हो, वस्तु बाजार हो या साधन बाजार हो, पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, पाई जाती है, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित है। कोई भी बाजार हो, वस्तु बाजार अलग होता है, साधन बाजार अलग होता है, तो कोई भी बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, इसकी एक मान्यता है। दूसरा मान्यता दीर्घकाल की मान्यता है, दीर्घकालीन मान्यता है। इस मतलब ये सिद्धांत जो है वो दीर्घकालीन मान्यता को लेकर चलता है। ये सिद्धांत जो भी घटना घटित हो रहा है वो दीर्घकाल में ही घटित हो रहा है, अल्पकाल की बात नहीं करता है। तीसरा नंबर इसकी मान्यता लिया गया है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मान्यता, कि ये जो होगा वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मान्यता पर आधारित है। ठीक है, ये सिद्धांत किस पर आधारित है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित है। 3 हो गया। चौथा नंबर आपको जानना है इसमें क्या मान्यता लिया गया है, बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था एवं अहस्तक्षेप नीति, एवं अहस्तक्षेप नीति, सारा थ्योरी यहीं पर आ जाएगा। बंद अर्थव्यवस्था मतलब कोई मतलब फ्री ट्रेड यहाँ पर नहीं हो रहा है, विदेशी व्यापार की बात नहीं हो रहा है, ये क्लोज इकोनॉमी की बात हो रहा है। ठीक है, तो बंद अर्थव्यवस्था पर आधारित है, कोई दूसरे देश से लेना देना नहीं है, ये सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, क्लोज्ड इकोनॉमिक्स। और हस्तक्षेप नीति, सरकार का कोई यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं रहेगा। तो ये मान्यता इन लोगों ने लेके चला और सिद्धांत दिया। 5वां नंबर आपको समझना क्या है, अति उत्पादन की स्थिति संभव नहीं। अति उत्पादन की स्थिति संभव नहीं। इसका मतलब क्या है, इसलिए संभव नहीं है क्योंकि पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है, इसलिए अति उत्पादन संभव नहीं है। ठीक है, अति उत्पादन हो ही नहीं सकता है। हम बोल रहे हैं कि 100 के बराबर पूर्ति है तो डिमांड भी 100। अति उत्पादन कहाँ से होगा, अति उत्पादन तब होता है जब 100 का पूर्ति होता है और डिमांड यहाँ पर 40 करते, तो मेरा 60 का अति उत्पादन हो जाता है। यहाँ अति उत्पादन की स्थिति संभव है ही नहीं, क्योंकि पूर्ति स्वयं मांग का सृजन कर रही है। 100 का पूर्ति कर रहे हैं तो 100 का डिमांड कर रहे हैं, सप्लाई बराबर डिमांड हो रहा है। अति उत्पादन कब होगा, जब सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, तब जाके अति उत्पादन होगा। तो यहाँ पर अति उत्पादन होने के लिए क्या, 100 का सप्लाई कर रहे हैं और 80 का डिमांड, तब बोलते हैं कि अति उत्पादन 20 हो रहा है। तो यहाँ पर पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है, इसलिए इसमें बोला गया है कि अति उत्पादन संभव नहीं है सिद्धांत में। नेक्स्ट 6ठा नंबर हम लोग करते हैं, मजदूरों की मजदूरी, मजदूरों की मजदूरी उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर, उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर। देखिए, यही बात को हम समझा रहे थे। अब क्यों इसको लिया गया है, इसीलिए लिया गया है कि जितना पूर्ति हो रहा है उतना डिमांड हो जाए। तो मजदूरों की मजदूरी जो है, उसको मजदूरी कितना देना है, उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर देना है। ये भी बहुत बड़ा रोल निभा रहा है यहाँ पर, अदृश्य रोल निभा रहा है यहाँ पर, कि आप बोल रहे हैं कि 1000 का सप्लाई हुआ तो 1000 डिमांड क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि उसकी मजदूरी जो दिया जा रहा है वो सीमांत उत्पादन के बराबर दिया जा रहा है, मालिक के पास कुछ नहीं बच रहा है, इसीलिए ये दोनों जाके बराबर हो जाता है, सप्लाई बराबर डिमांड हो जाता है यहाँ पर। तो मजदूरों की मजदूरी बोला गया है सिद्धांत में कि उसको सीमांत उत्पादकता के बराबर देना है, तो इसलिए ये सब होता है यहाँ पर। नेक्स्ट 7वां नंबर कर देते हैं, यह सिद्धांत जो है, यह
मूल रूप से वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित है। वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था जिसको बार्टर सिस्टम कहते हैं, अर्थव्यवस्था पर लागू होता है। क्वेश्चन कहीं कहीं मिलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि क्लासिकल या से का बाजार नियम या फिर प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था पर लागू होता है, तो बोलेगा मुद्रा विनिमय प्रणाली पर कि वस्तु विनिमय प्रणाली पर। तो मूल रूप से मुख्य रूप से ये वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित होता है या वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था पर लागू होता है। वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था या वस्तु विनिमय प्रणाली लिखा हुआ मिलेगा, मुद्रा विनिमय प्रणाली पर लागू नहीं, वस्तु विनिमय प्रणाली। ऑप्शन डालता है तो मुद्रा विनिमय प्रणाली भी लिख देगा। तो यह सिद्धांत जो होगा वो सिर्फ वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित है या लागू होता है जहां पर वस्तु से वस्तु का लेन देन होता है। तो ये सिद्धांत के लिए बोला गया है कि ये वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित है, वहां पर ये लागू होगा। नेक्स्ट, यही सब क्वेश्चन में डालता है। यहां पर बोला गया है कि समग्र बचत लिख दे रहे ना, समग्र विनियोग के बराबर, विनियोग के बराबर होती है, मतलब आई बराबर एस या एस बराबर आई, इन्वेस्टमेंट सेविंग के बराबर होगा, यहां पर बोला गया है। लास्ट करते हैं 9वां नंबर, वस्तु की कीमतें एवं मजदूरी दर जो होता है वो लोचशील होता है, मतलब कीमत या मजदूरी जो होगा वो घट बढ़ सकता है। लोचशील होना मतलब मजदूरी ज्यादा या कम बेसी हो जाएगा, लोचशील होता है, ठीक है, स्थिर नहीं है। मजदूरी की कीमतें एवं वस्तु की कीमतें, मजदूरी क्या हो सकती है, यहाँ पर लोचशील हो सकती है, घट बढ़ सकती है। लास्ट नंबर 10वां कर दे रहे हैं। यहाँ पर जो है मुद्रा भ्रांति या मुद्रा भ्रम नहीं पाया जाता है, मुद्रा भ्रम या भ्रांति लिखा मिलेगा, भ्रांति नहीं पाया जाता है, मुद्रा भ्रम जिसको कहते हैं हम लोग, यहाँ पर मुद्रा भ्रम नहीं पाया जाता। इसका क्या अर्थ होता है मुद्रा भ्रम, मतलब हम लोग बहुत भ्रमित होते हैं मुद्रा से। अगर कीमत जो है 100 रुपया से होके 2 गुना हो गया 200 रुपया, और आपका इनकम जो है, आय जो है वो हम लोग बोलेंगे कि आय मेरा 500 था और दुगना होके 1000 हो गया, ठीक है, तो लोग बोलेगा कि इनका यहाँ कीमत जो हो गया है वो बढ़ गया है। नहीं, कीमत जो है वो स्थिर ही है। कैसे कि कीमत, वस्तुओं का कीमत 2 गुना हुआ तो आपका इनकम भी तो 2 गुना हुआ है। तो यहाँ पर कीमत नहीं बोलेंगे कि कीमत बढ़ गया है, या फिर आप नहीं बोलेगा कि मेरा आय बढ़ गया है, 1000 हो गया है। इधर आय को भी 2 गुना किया तो इधर वस्तु का कीमतों को 2 गुना कर दिया है। ऐसे ही ना अर्थव्यवस्था में होता है। अभी का 2022-23 में ही कीमत क्या बढ़ रहा था, पहले 2 रुपया केजी चावल भी मिल रहा था ना, उस समय सब हाहाकार मचा के रखा था कि हाँ कीमत बढ़ गया, कीमत बढ़ गया। कीमत बढ़ता है तो अगर आय भी आपका डबल हो रहा है तो आप उसको नहीं बोलेंगे कि कीमत बढ़ा हुआ है, ठीक है, आपका इनकम भी डबल हो रहा है और कीमत भी डबल हो रहा है, तो उसको, तो इस तरह का भ्रम नहीं यहाँ पर पाया जाएगा, ठीक है, मुद्रा भ्रम नहीं पाया जाता है। और देखिएगा जब केन्स का पढ़ेंगे वहां पर लिखेगा मुद्रा भ्रम पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, तो इसको याद रखना है कि यहाँ पर मुद्रा भ्रम नहीं पाया जाता है। यानी कि मौद्रिक मजदूरी ये वास्तविक मूल्य पर बात करेगा, मौद्रिक मूल्य की बात नहीं करेगा, वास्तविक मूल्य पर बात करेगा। तो यानी कि यहाँ पर बोल सकते हैं मौद्रिक मूल्य नहीं, मौद्रिक मूल्य नहीं, किस मूल्य का बात करेगा, तो वास्तविक मूल्य का बात करेगा, वास्तविक मूल्य, रियल मनी, वास्तविक मूल्य की बात करता है। आगे बताएंगे हम लोग कल का क्लासेस में कि क्या होता है रियल
हम लोग रियल वेजेस करेंगे, वास्तविक मजदूरी और वास्तविक मौद्रिक मजदूरी में क्या अंतर है, तो वो आपको पता चल जाएगा कि मौद्रिक मजदूरी क्या होता है और वास्तविक मजदूरी क्या होता है। तो हमेशा वास्तविक मजदूरी का बात करेगा, वास्तविक मूल्य का बात करेगा, मौद्रिक मूल्य का बात नहीं करेगा, वास्तविक मूल्य की यहाँ पर बात होगी। तो मुद्रा भ्रम नहीं पाया जाता है, याद रखना है, यहाँ पर कोई मुद्रा भ्रम नहीं पाया जाएगा। आपका कीमत बढ़ रहा है घट रहा है उसको नहीं देखना है। तो ये 10वां नंबर वाला जो पॉइंट है, मुद्रा भ्रम नहीं पाया जाता है। पूछ देता है कि मुद्रा भ्रम यहाँ पर पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, तो मुद्रा भ्रम नहीं पाया जाता है, याद रखना। इसके बाद है तो इतना हो गया, लोचशील हो गया। चलिए इतना सा पॉइंट्स को याद रखना, फिर से हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा कि एक पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित है, हमेशा पूर्ण दीर्घकाल मान्यता पर आधारित है, और एक जोड़ सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में हमेशा क्या पाया जाता है, पूर्ण रोजगार पाया जाता है, ये भी बोला गया है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लागू होगा यह सिद्धांत। बंद अर्थव्यवस्था होना चाहिए इस सिद्धांत के लिए। हस्तक्षेप नीति होना चाहिए, अगर हस्तक्षेप नीति अगर टूट गया तो ये सिद्धांत लागू नहीं होगा। ठीक है। अति उत्पादन की स्थिति संभव नहीं है, क्योंकि पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है, यहाँ पर एक्स्ट्रा उत्पादन नहीं होगा। मजदूरों को इसकी मजदूरी क्या होगी, इसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर दी जाती है, ये सिद्धांत की मान्यता लेके चला है। यह मूल रूप से वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित है, वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन होता है, ये है। समग्र मांग समग्र बचत समग्र विनियोग के बराबर होती है, आई बराबर एस। और ये जो होगा, अगर ये असंतुलित होगा तो ब्याज दर या फिर ब्याज से क्या करेंगे, ब्याज की दर में परिवर्तन करके इसको बराबर कर लिया जाता है। वस्तु की कीमतें एवं मजदूरी दर क्या होती है, लोचशील होती है, कीमत घटा बढ़ा सकते हैं, मजदूरी का दर बढ़ घट सकता है। मुद्रा भ्रम यहाँ पर नहीं पाया जाता है। ठीक है। किसी को भ्रमित नहीं होना है कि अगर कीमत बढ़ रहा है तो आपका इनकम भी डबल हो रहा है, तो नहीं समझना है कि आपका इनकम बढ़ गया या फिर कीमत बढ़ गया है, क्योंकि आपका इनकम भी तो डबल कर दिया है। तो इस तरह का भ्रम यहाँ पर नहीं पाया जाता है। तो इतना सा याद रखिएगा। कल हम लोग जब से का बाजार नियम पढ़ेंगे तो उसमें 3 बाजार की बात करेगा, तीनों बाजार में क्या क्या होता है सब, ठीक है, वो सारे को देखेंगे। अगर फिर से का बाजार नियम में बोला गया है कि अगर ऐसा हो जाए कि डिमांड से बड़ा हो जाए सप्लाई, अति उत्पादन हो जाएगा, तो कैसे ठीक होगा, स्वतः ठीक होगा, लेकिन इसके लिए अगर ऐसा हो गया तो क्या करने के लिए बोला गया है जेबीसी ने, और केन्स ने क्या करने के लिए बोला गया है। ठीक है। तो ये इस चीज को याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग आप लोगों से क्वेश्चन करते हैं, आज का जवाब कौन देता है। कुछ क्वेश्चन करेंगे, आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है, मांग का सृजन करती है। संबंधित किससे संबंधित, किस अर्थशास्त्री से संबंधित है, बोलेगा तो क्या जवाब दीजिएगा, जेबी से। चलिए तो हो गया। इसका क्या तात्पर्य है, अगर आपसे पूछा कि इसका क्या तात्पर्य है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, इसका तात्पर्य क्या है। तो 2-3 तात्पर्य आपको याद रखना है कि अर्थव्यवस्था में हमेशा क्या रहेगा, पूर्ण रोजगार पूर्ण रोजगार रहेगा, इसको तो समझ जाना है। या फिर और एक तात्पर्य हो सकता है कि अति उत्पादन संभव नहीं होगा, अति उत्पादन संभव नहीं हो सकता, संभव नहीं हो सकता है, एकदम याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 कि प्रतिष्ठित सिद्धांत जो है रोजगार का, प्रतिष्ठित सिद्धांत जो है, प्रतिष्ठित रोजगार का सिद्धांत, रोजगार सिद्धांत किस अर्थव्यवस्था में लागू होता है, क्या रखना है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लागू, पूंजीवादी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है कि यह सिद्धांत लागू होता है अल्पकाल, दीर्घकाल, इसमें लागू होता है यह सिद्धांत, दीर्घकाल दीर्घकाल में लागू होता है, ये अल्पकाल में लागू नहीं होता है, याद रखना। ये सिर्फ दीर्घकालीन मान्यता पर ही आधारित है ये सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सिद्धांत किस प्रणाली पर आधारित है, रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत किस प्रणाली पर आधारित है, मुद्रा विनिमय, वस्तु विनिमय वस्तु विनिमय पर विनिमय पर
आधारित है, वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित है। यानी कि मुद्रा का यहाँ पर काम सिर्फ बोला है कि विनिमय का माध्यम का काम करेगा, ठीक है, वस्तु विनिमय पर ही ये लागू होगा। अच्छा बताइए, इस सिद्धांत में साधन बाजार कैसी पाई जाती है, मतलब एक अधिकारी प्रतियोगिता पाया जाएगा कि पूर्ण प्रतियोगिता पाया जाएगा, क्या बोल सकते हैं साधन बाजार में? तो किसी भी बाजार में इसमें बोलते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता पाया जाएगा। लास्ट, आज का जाते जाते लास्ट क्वेश्चन को और हम भेज देंगे बुक से। क्वेश्चन एक हम बनाते हैं अपने से, यदि एक व्यक्ति को उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर, उसकी सीमांत उत्पादकता समझिएगा बराबर मजदूरी दी जाती है, तो कुल उत्पादन रह जाएगा शून्य, ऋणात्मक सी में डाल देते हैं, मजदूरी के बराबर सब। क्या जवाब दीजिएगा? शून्य हो जाएगा। देखिए, किसी व्यक्ति को उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर मजदूरी दी जाती है, अगर मजदूरी सीमांत उत्पादकता बराबर तो कुल उत्पादन रह जाएगा उसके पास, कुल उत्पादन तो शून्य रह जाएगा। अगर सीमांत उत्पादकता के बराबर मजदूरी दे दिया जाए तो जो उत्पादन करवा रहा है उसके पास एक भी नहीं बचने वाला है। इसको बोलते हैं यूलर्स प्रमेय। यूलर्स प्रमेय बोलता है कि लेबर को, देखिए, लेबर को अगर उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर दिया जाए और कैपिटल को भी उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर दिया जाए तो कुल उत्पादन के बराबर आ जाएगा, मतलब इसको करेंगे तो शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो सीमांत उत्पादकता के बराबर अगर मजदूरी दे देंगे तो उत्पादन एकदम शून्य बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, सब दिया जाएगा उसको। ठीक है, चलिए रहने देते हैं आज का। कल का क्लास से जेबीसी का बाजार नियम को डिटेल से कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। थैंक यू सर।